हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया ही होगी और सब मस्त होगी। और लॉकडाउन का ये दौर आप लोग का अच्छा ही चल रहा होगा और एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे। बात करूं मैं अपने सिलेबस की, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कैलकुलस कंप्लीट कर दिया था, जो हमारे जेईई मेंस के क्या है, एक मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन है कहा जाए, जो हमारे जेईई मेंस का इम्पोर्टेंट सेक्शन है और सबसे ज़्यादा पार्ट उसी से कवर होना है। मैक्सिमम पार्ट किसी भी सेक्शन से अगर लेता है वो कैलकुलस होता है। कैलकुलस हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पहले हमें क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज वो भी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी बारी है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को पढ़ना है। इन तीनों को पढ़कर फिर हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, एग्जाम भी हमारा सितंबर में, फर्स्ट वीक सितंबर में है, तो उसको भी हमें देखना है, उसकी टेंशन नहीं है। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, उसकी थोड़ी भी टेंशन आप मत लो। और रही बात अभी सिलेबस की, तो अभी बिना किसी बात के हम अपना स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले, इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डिफिनीशन पर जाते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। इसके सेक्शन में, मतलब इसके पार्ट में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली स्ट्रेट लाइन, सेकंड सर्कल और थर्ड कोनिक सेक्शन, जिसमें हम पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। क्लियर? ये तीनों चीजें पढ़ना है। तो हम डिफिनीशन पे पहले चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा? अलजेब्रा पढ़ा। अलजेब्रा जानते हैं, अलजेब्रे में बीजगणित जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो और एक ज्योमेट्री होता है जहां पे हमें ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसे बनाना रहता है। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से सुनना इसकी डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं? और सुन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अलजेब्रा के, अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक फॉर्म जैसे हो गया, मैंने कहा अलजेब्रिक कोई इक्वेशन मैंने लिख दिया ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, या मैंने लिख दिया ax² + bx + c = 0, या मैंने लिख दिया x - h का होल स्क्वायर + y - k² a²। ये तो हमारा क्या हुआ? एक अलजेब्रिक फॉर्म। ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म इसका लिखा है। इसी का हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? इसी का हम ज्योमेट्रिक फॉर्म यहां पर लिखा है। क्या दिखाएंगे? अब हम किसकी बात करेंगे? इसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे। बात समझ लो? ये तो अभी तक हमने क्या किया? अलजेब्रिक फॉर्म इसका पढ़ा। अब हम इसको क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक फॉर्म। जैसे इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, इसको अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो अलजेब्रिक फॉर्म है, इसको कैसे ज्योमेट्रिक फॉर्म दिखाना है? तो वही दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक का, वो कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं जो हम स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शंस के, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में। बात समझ रहे हो ना इतनी? ये तीनों को हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिफिनीशन क्लियर। इतना क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे हम चलेंगे स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन ऐसे इंट्रोड्यूस करते हुए जो हमारे बेसिक चीजें उनको देखते हुए फिर हम स्ट्रेट लाइन पे धीरे धीरे पहुंच जाएं। क्लियर? ये मेनली लेक्चर हमारा स्ट्रेट लाइन का ही है। तो स्ट्रेट लाइन तो इसमें करना ही है पूरा, जो हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में है, पूरा थियरी और प्रॉब्लम्स उसके जेईई मेंस के। तो और जो उसके बेसिक चीजें हैं, सेक्शन फार्मूला वार्मूला, ये सब देखना है, डिस्टेंस फार्मूला वार्मूला, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मेनली बात करें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो जो हमारी बेसिक चीजें हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल में कैसा क्या होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है हमें।
और जो हमारा कॉन्जुगेट है कैसा है, ये सब आपको एस एस ये मतलब ये सब आपको पता है, ये तो क्लास 8 7 की चीजें, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझ लें, कुछ नहीं बताऊंगा, छोटी चीजें जो, और इस पे पूछता नहीं है क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा मैं इस पे ध्यान नहीं देने वाला। स्टार्ट करूंगा मैं एक्स और वाई एक्सिस से, क्योंकि मेन इसका जो फॉर्म है, मेन खेला जो होना है ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पूरा खेला हमारी एक्सिस से होना है। एक्सिस मतलब जैसे हमने अभी तक जो तो एक्सिस देखा, एक्स और वाई, इसी में खेला होना है, ठीक है, इसी में खेला होना है। तो ध्यान देना, अब हम जब इसकी बात करते हैं तो फिर से हम इसको, ये तो मैंने अभी पार्ट के इसका इंट्रोडक्शन दिया, अब हम देखते हैं इसके पार्ट के बारे में, एक्सिस के बारे में, और जो बहुत चीजें उसको देखते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली बात करते हैं वो करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, इसी प्लेन में। जैसे मैंने कहा हमारे पास एक प्लेन है एक्स और वाई प्लेन, ये एक्स और वाई प्लेन, बात समझ रहे हो? इसी में पूरा खेला ही होना है यार ज्योमेट्री का भी, आप देखोगे सर्कल में भी पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसी में पूरा खेला होना है, इसलिए इसको अभी समझ लो। बेसिक चीजें ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हो? और तो मैं हूं, ठीक है। थियरी पहले क्लियर करते हैं, बेसिक चीजें एकदम पकड़ते हैं। एक्स और वाई प्लेन है हमारा, ये हमारी एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बात समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर हुई। और ये दोनों एक्सिस जहां पर मिलती हैं वो हमारा कहलाता है ओरिजिन, जहां पे इंटरसेक्ट, बात समझ रहे हो ना? तो वो हमारा कहलाता है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हम ये लेते हैं 0 0 0 से स्टार्ट होता है वाई एक्सिस का। ये जो वर्टिकल लाइन है हमारा, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहां से ही सब कुछ स्टार्ट करना है। तो ये जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन, जिसे ओ से, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस, बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा, अब मैं अगर इनके जो है इस कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, मैंने कहा कि इसकी यहां तक की लेंथ मैंने ये ले लिया, ये एक्स है, मतलब ये लेंथ क्या है, मैंने यहां तक की लेंथ ले लिया एक्स है, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? और यहां तक की लेंथ मैंने ले लिया ये वाई है। जैसे ये वाई एक्सिस यहां पर खत्म हुई, ये एक्स एक्सिस यहां पर खत्म हुई, तो ओरिजिन हमारा ओरिजिन पे हुआ, तो ओरिजिन हमारा 0 0। तो यही कार्टेशियन सिस्टम बोलता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, वही मैं बताऊंगा, वही मैं यहां पे बताने चल रहा हूं। मतलब अब हम यहीं पर, क्योंकि यहीं से लाइन फॉर्म होती है, यहीं से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम निकलता है। इस प्लेन, कार्टेशियन मतलब इस प्लेन में, कार्तीय हिंदी मतलब होता है कार्तीय, इस तल में, इस पूरे तल में विजुलाइज करो इसको, ये पूरा तल, इस तल में एक्स वाई प्लेन में क्या है इसका, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स है तो मतलब पहले इसका एक्स है, इसकी यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, क्योंकि ये एक्स लाइन में यहाँ पर, और यहां तक की लाइन कहां है, कितना है, कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, एक्स वाई। मैं बात करूं यहां पे एक्स वाई और कैसे समझना है, तो ध्यान से समझना, नहीं समझना। ये जो इसकी इक्वेशन होती है इस लाइन की, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, बात समझ रहे हो? मैंने कहा मैं अगर इस रास्ते पे चल रहा हूं तो इस रास्ते जिस सिटी में, जिस मोहल्ले में जा रहा है, उसी मोहल्ले में जाएगा, बात समझ। अगर वो स्ट्रेट कोई रास्ता है तो उस पे उस मोहल्ले का ही रास्ता जितना होगा मिलेगा, बात समझ रहे हो? तो इस पर एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, वाई की सिंगल वैल्यूज नहीं मिलेगी एक्स एक्सिस पर, बात समझ रहे हो?
एक्स एक्सिस पर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी, मतलब वाई की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, वाई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एक्स एक्सिस पर 0। यही y इज इक्वल टू 0 तो इसका इक्वेशन है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है कि क्या है, लेकिन इसी पर मिलेगी, लेकिन y की वैल्यू डिफाइन है, कुछ नहीं है, तो y क्या है 0। ऐसे y एक्सिस पर हमें x की वैल्यू नहीं है, तो x इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 0, y एक्सिस। ठीक है, मैंने इसको x ना देकर मैंने इसको a दिया लेंथ, मैंने इसको a दिया लेंथ और इसको b दिया लेंथ, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a इसकी लेंथ थी और b इसकी लेंथ, मतलब वर्टिकल लाइन y एक्सिस है हमारी, उसकी लेंथ x y ये कोऑर्डिनेट है हमारा, तो y एक्सिस का लिया जाएगा, बात समझ रहे हो, और x एक्सिस है, x एक्सिस की ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान देना, पहली बात हमारे x एक्सिस की बात करूंगा, x एक्सिस उसकी लेंथ की बात, y एक्सिस की बात करूंगा तो y एक्सिस, ये बेसिक है लेकिन पूछता हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इस लाइन की इक्वेशन फिर क्या होगी, इसकी इक्वेशन तो y इज इक्वल टू 0 है। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये कोई लाइन खींची गई, ये x एक्सिस की लाइन खींची गई, x एक्सिस के पैरेलल खींची गई और ये y एक्सिस के पैरेलल खींची गई। मैंने इस लाइन को L1 कहा, इसको L2 कहा। L1 की इक्वेशन क्या होगी, जो x के पैरेलल है, बात समझ रहे हो, तो यहां पर x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 था। मैंने कहा यहां पर जब खींची गई तो y की वैल्यू कुछ बढ़ी, लेकिन फिक्स हुई कि नहीं, x के लिए फिक्स हुई, मतलब y इक्वल टू 1 हुआ, y इक्वल टू 2, तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, b, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, किसकी, x इस L1 की, मैं L1 की बात कर रहा हूं, L1 की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू, L1 की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू कितनी लेंथ दूर है, b, बात समझ लो ना। ऐसे मैं इसकी y के पैरेलल जो लाइन है L2, मैं L2 की इक्वेशन की बात करूंगा तो कितनी लेंथ दूर है, a, x के y के लिए जो है x की वैल्यू यहाँ पे तो सेम ही रहेगी ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x के पैरेलल, किसके, y के पैरेलल किया, x और y के पैरेलल की इक्वेशन है ये लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये मैं स्टार्ट कर दिया हूं आपको। यहां पर हमने x एक्सिस पर इक्वेशन देख लिया, x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन देख लिया, y एक्सिस का इक्वेशन देख लिया, y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। और हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन। अब मैं बात करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट की, अब किसकी बात करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यहीं पर, ये तो मैंने इक्वेशन भी बता दिया आपको, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा। अगर मैं बोलूं ये कोई वेक्टर r है, ठीक है, और जो ये x एक्सिस है इससे मैं थीटा एंगल फॉर्म कर रहा हूं। पोलर का मतलब ध्रुवी, घूमता हुआ, ये थीटा एंगल घूमा, तब इसका पोलर कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये r है, बात समझ लो ना, ये क्या है, r, ये थीटा एंगल, ये हमारी x है, x एक्सिस है, ये y है, a और b निकालना, x एक्सिस है और y एक्सिस, इसी पर हमें निकालना है, ठीक है। अच्छे से नहीं विजुलाइज हो रहा तो यहां से x है, ये y है, ये थीटा है, ठीक है, ये भी y है, बात समझ लो ना, ये y एक्सिस है, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। अब देखो यहीं पे देखते हैं, r है, r वेक्टर हमने लिया, ये तो आपको दिखा दिया, r वेक्टर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट हमें निकालना है कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें दिया होगा, ये पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, x और y, ये हमारे x और y, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब थीटा को लेकर, एंगल को लेकर, कितना घूम रहा है उसको लेकर पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं।
तो यहां पर अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट देखें तो हमें x की वैल्यू चाहिए किसके, r और थीटा के फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब जो हमारी x और y की वैल्यू हो वो हमें किसके फॉर्म में मिले, r और थीटा के फॉर्म में। तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म था, इसे हमने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया, r और थीटा के फॉर्म में। क्या होता है देखते रहे। यहां से हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं देखूं यहां से निकालना चाहूं तो देखो ये लेंथ x है, ये लेंथ y है। यहां से मैं अगर cos थीटा की वैल्यू लिखूं, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू लिखूं तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, मतलब x अपॉन y और x अपॉन r, यही होगा cos थीटा की वैल्यू। और अगर मैं sin थीटा की वैल्यू लिखूं, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, y अपॉन r। अब देखो मुझे x और y का वैल्यू मिल जाएगी क्या, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, r cos थीटा, और y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, r sin थीटा। ये होते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब इसके फॉर्म r और थीटा के फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r cos थीटा और r sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन की बात करूं तो देखो इसमें रिलेशन की बात करता हूं। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। होगा क्या, मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। यहां से r की वैल्यू निकालूंगा तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है किसमें, x पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां से मैं एक एंगल, अगर इनके एंगल की बात करूं यहां से मैं अगर, तो यहां से थीटा, यहां से हमें tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा y अपॉन x। यही मिलेगा क्या, यही मिलेगा क्या। ठीक है, y अपॉन x मिलेगा, थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ये हमें इस एंगल की वैल्यू मिल जाए, एंगल की भी वैल्यू मिल जाए। बात समझ में आई। ये था पूरा खेला सिस्टम का, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसमें मैंने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट हुआ और इन्हीं का यूज ही होना है, इन्हीं का हमें यूज करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेन इक्वेशंस। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, अब करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे और इसके एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट बात समझ में आई। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे बात करके हटाते हैं। ये a और b है, हमें a b की वैल्यू निकालना है, इसके डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका कोऑर्डिनेट हमें x1 और y1 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट हमें x2 और y2। इसका डिस्टेंस AB की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट AB की वैल्यू हमें जो मिलती है वो मिलती है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशंस की तो ध्यान, एप्लीकेशंस की बात करें। एप्लीकेशन में इसका एप्लीकेशन आता है कोलिनियरिटी का। मैं अगर बात करूं कोलिनियर, एक रेखीय, ठीक है, कोलिनियरिटी का आता है। तो कोलिनियर कब होंगे, कब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कब कोलिनियर नहीं होंगे, उसकी भी मैं आपको बता दूं। अभी मैं बात करूंगा कोई किसी ट्रायंगल के एरिया के बारे में। ठीक है, तो वहां पर भी ध्यान देना, अभी एरिया बताऊंगा और बात करूंगा, अभी आगे बात करूंगा जब, तो वहां पे भी कोलिनियरिटी हमारी कंडीशन दिखती है, लेकिन यहीं पे मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि यहीं पे मैं ट्रायंगल की भी बात कर लेता हूं। देखो ट्रायंगल के एरिया की बात करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो ये हमारा ए बी सी कोई 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट है। इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका x3 y3 है। कोऑर्डिनेट आज समझ रहे हो। मैं अगर इसकी एरिया निकालने के, वैसे एरिया हमारी क्या होती है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो हमारी क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की एरिया की बात करूं तो जो हमारी एरिया होती है वो होती है इंडिटरमिनेट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। बात समझ में आई। इंडिटरमिनेट। अगर मैं वैसे लिखने की बात करूं एरिया की तो ऐसे इसको ऐसे बना लो 1 2 3, ऐसे सर्कल फॉर्म 1 से 2 2 से 3। ऐसे लिखने की बात करूं यहाँ होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होती है। ध्यान दें ये एरिया की ट्रायंगल की बात करते हैं। ध्यान दें कोलिनियरिटी की बात कर रहे थे हम। कोलिनियर कब होगा, एक लाइन कोलिनियर कब होगी, अगर कोई 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ध्यान देना ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, एक रेखीय है। बात समझ रहे हो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ए बी सी कोलिनियर कब होंगे, जब किसी दो का प्लस, जैसे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, यहीं से दिख रहा है। तब हम क्या जान जाएंगे ये क्या है, पॉइंट कोलिनियर। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमें ए सी। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें ए सी के इक्वल है, तो वो हम क्या जानेंगे, पॉइंट्स कोलिनियर। तीसरा बताऊंगा अगर तीसरी कंडीशन, ये तो सेकंड कंडीशन, मैं 3 कंडीशन आपको कोलिनियरिटी की बता रहा हूं। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मैंने कहा इसका जो है x1 y1 है, इसका x2 y2 है और इसका x3 y3। अगर मैं x1 y1 और x2 y2 से जाती हुई लाइन का इक्वेशन निकाल लेता हूं और ये x3 और y3 या x1 y1 की इन तीनों में से किसी 2 पॉइंट को लेकर हम 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लें, और अगर उस तीसरा पॉइंट, वो जो तीसरा पॉइंट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ध्यान देना कि वो क्या होगा, कोलिनियर। वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। 3 कंडीशन आपको बताई। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, एंड अगर 2 इक्वेशन जा रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो तीसरा भी हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात इतनी क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोलिनियरिटी की बात हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो गई, तो अब क्या बचा, अब बचा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कि अगर कोई रेशियो, कोई भी पॉइंट हमें किसी भी लाइन को किसी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है, तब हमें उसका सेक्शन फॉर्मूला, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे मिलेंगे। बात समझ रहे हो। मैं कहूं ऐसे इसको ले लेता हूं, देखो जो हमारे सेक्शन फॉर्मूले होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं। एक जो होता है वो इंटरनली डिवीजन होता है, जो जिसे बोला जाता है अंतः रूप से डिवीजन, और जो सेकंड होता है वो एक्सटर्नली डिवीजन होता है, जिसे बोला जाता है बाह्य रूप से डिवीजन। ठीक है, मैं बात करूंगा इंटरनली डिवीजन की। मैंने कहा ए बी और सी कोई पॉइंट है, सी का कोऑर्डिनेट x और y ले लिया हमने। यहीं पर मैं सेक्शन फॉर्मूला की बात करूं, अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करूं तब यहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है, इससे और इससे रिलेटेड उसने बता दिया ये जो C है वो इंटरनली इनको M और N में डिवाइड कर रहा है।
इंटरनली इनको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तब क्या रिलेशन बताता है इनमें और इनमें सब रेशियो को लेकर, ठीक है। तो वो हमें सेक्शन फार्मूला बताता है। मैं बात करूं इंटरनली डिवीजन की, मैं बात करूं किसकी, इंटरनली डिवीजन की। इंटरनली डिवीजन की जब हम बात करेंगे, इंटरनली डिवीजन की जब हम बात करेंगे तो इंटरनली डिवीजन तब जो हमारा फॉर्मूला होगा, जो x की वैल्यू होगी, x की जो हमारा c है, जो इंटरनली हमको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है m और n, इस x की जो x की वैल्यू होगी वो होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x की वैल्यू होती है। और जो हमारी y की वैल्यू होती है वो होती है my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ये हमें y की वैल्यू मिलती है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया मैं लोग, जब इंटरनली डिवीजन डिवाइड कर रहे हैं इनको m और n के रेशियो में। मैं बात करूं जब एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नली का मतलब मैंने कह दिया एक्सटर्नली हमारा जैसे ये c हो गया और ये b हो गया, इसका x2 और y2 दे दिया, इसका और x और y दे दिया। तो ये c क्या है, हमें क्या कर रहा है, ये c कोई पॉइंट है, मैंने कहा इसे m और n के रेशियो में, ये हमारा m है और ये n है, m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है c a और b को। बात समझ रहे हो, m और n के रेशियो में एक्सटर्नली। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो मिलती है, ध्यान देना एक्सटर्नली और इंटरनली दो, जब क्या पहले देखना कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है तो x की वैल्यू मिलेगी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। बात समझ रहे हो, ठीक है। और जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। मैं दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए x और y, ये x और क्या है y। बात समझ रहे हो ना। तो x और y की एक्सटर्नली हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए और ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें रेशियो दिया हुआ है तो हमें तीसरे का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा जो डिवाइड जिसने उस रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट किया है, या इनके बीच रिलेशन पता चलेगा हमें। बात समझ रहे हो, तो वही होता है सेक्शन फॉर्मूला। ये तो थी हमारी कहानी, इतने मतलब जो कॉमन चीजें थी, बेसिक चीजें थी, मैंने उसकी कहानी बताई। अब सीधे हम स्ट्रेट लाइन पर पहुंचते हैं जो हमारे से क्लियर। आगे देखो, अब हम बात करेंगे किसी, अब सीधे हम स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम जो वो करेंगे लाइन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी लाइन के स्लोप के बारे में, ढाल के बारे में। स्लोप मैंने आपको कैलकुलस में बता चुका है, dy/dx, और मैंने बोला था कि स्ट्रेट लाइन में मैं इसको अलग फॉर्म में बताऊंगा, बट है वही, बट यहाँ पे हम अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो कि एक्चुअली स्लोप है क्या, ढाल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसे ज्योमेट्रिक फॉर्म देखते हैं उसका। मैं अब बात करूंगा किसकी, किसी स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन के स्लोप के बारे में, किसी भी लाइन के किसके स्लोप के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं किसी लाइन के स्लोप के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि ये x और y एक्सिस है, पहली बात, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा जो पॉइंट है x1 y1 है, और मैंने कहा ये कोई पॉइंट हमने ले लिया जिसका हमें कोऑर्डिनेट मिल गया x2 y2। बात समझ, मतलब इसकी लेंथ x2 है, इसकी लेंथ x1 है, इसकी लेंथ y2 है। यहां से दिखा देता हूं, इसकी लेंथ टोटल x2 है, इसकी लेंथ x1 है, इसकी लेंथ y2 है, इसकी लेंथ y है। बात समझ, मैं अगर इसको यहां से, बात समझ देखो, तो पहली बात तो स्लोप की डिफिनीशन जानते हैं यार। स्लोप की डिफिनीशन क्या है, अगर कोई लाइन, ये हमारा ओरिजिन, कोई लाइन, लाइन हमारे पास यही है, ये लाइन है हमारी, कोई लाइन एक्स एक्सिस से, कोई लाइन एक्स एक्सिस से अगर एक्स के पॉजिटिव साइड, एक्स के पॉजिटिव साइड
जितना एंगल क्रिएट करती है, जितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। मैंने कहा अगर एक्स एक्सिस से उसने थीटा एंगल, एक्स एक्सिस से ये मैंने कहा ये थीटा एंगल उसने बनाया, थीटा एंगल एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड थीटा एंगल बनाया, तो इसका स्लोप क्या है? इस थीटा को लेकर हमारा इसका स्लोप आएगा। बात समझ रहे हो? तो वो जो स्लोप आता है उसे हम डिनोट करते हैं एम से, जिसे हम पढ़े थे dy अपॉन dx, डेरिवेटिव याद हो। और इसी को हम डिनोट करते हैं यहां से tan थीटा। क्या करते हैं? tan थीटा। बात समझ रहे हो? क्या स्लोप की डिफिनेशन? एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड जितना एंगल वो क्रिएट कर रहा है, जितना एंगल बना रहा है किसी लाइन को लेकर, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। उस लाइन का क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। और उसी को हम क्या करते हैं? m से डिनोट करते हैं, और वही जो स्लोप होता है वो हमारा tan थीटा होता है। यहां पर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? यहां से देखो tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा है, यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये लेंथ और अपॉन ये लेंथ यही मिलेगा। इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ हमारी आएगी y2 माइनस y1, और इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ आएगी हमारी x2 माइनस x1। tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा हमारा आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो फॉर्मूला है। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेकर m इज इक्वल टू हमें फाइंड होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ में आई? ये तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसी स्लोप से रिलेटेड किसी भी लाइन के इक्वेशन के बारे में। स्लोप समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात स्लोप की? ये है हमारा किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है उसका स्लोप निकालना। अगर मैं इसमें कंडीशंस की बात करूं, ध्यान देना, अगर tan 90 हो जाता है, थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाती है, ध्यान देना थीटा की, अब मैं अलग अलग कंडीशंस की, पहली कंडीशन की बात करूं, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो ये इंफिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी हमें डिफाइन नहीं है थीटा की, वैसे भी यहाँ पे थीटा अगर मैं 90 कर दूं तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, हमें कोई स्लोप नहीं मिलेगा। मतलब स्लोप डजंट डिफाइन, स्लोप डिफाइन नहीं है। जब क्या है? जब हमें थीटा इज इक्वल टू 90 मिला, मतलब थीटा की वैल्यू 90 नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 होगा, मतलब m हमारा क्या होगा? ये 0 होगा। बात समझ में आई? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगी लाइन वो कुछ ना स्लोप, कितना स्लोप बनाएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये स्लोप हमारा जो बनेगी 0 एंगल बना रही है, मतलब 0 ही आएगा। बात समझ में आई? थीटा की वैल्यू 0। जब मैंने कहा जब कोई दो लाइन है और दोनों का स्लोप, अब मैं दो लाइन दी, मैंने कहा कि कोई दो लाइन है जिसका पहला स्लोप m1 है, दूसरा m2 है, अगर ये दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2, तो ध्यान देना वाला लाइन क्या होगी? पैरेलल। मतलब पैरेलल अगर लाइन होगी, मैंने कहा इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, और इस लाइन का इक्वेशन जो भी है, तो स्लोप हमारा क्या है? सेम है, m1 m2 है, तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। दिखाता हूं। इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a मैंने ले लिया। तो a तो हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है कोई। a हमारी क्या है? कितना उसने बढ़ा है? कांस्टेंट वैल्यू। हमारी स्लोप यहाँ पे भी क्या है? 0 है, और यहाँ पे भी क्या है? 0। लाइन क्या है? पैरेलल। बात समझिए? पैरेलल के लिए क्या होगा कंडीशन? स्लोप दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं बात करूं अगर परपेंडिकुलर की, लाइन परपेंडिकुलर होगी तब स्लोप क्या होंगे? तब स्लोप में रिलेशन होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है, या मैं लिख सकता हूं m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, या m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ये होता है स्लोप। बात समझ में आई? मैंने पैरेलल की बात कर दी, परपेंडिकुलर की बात कर दी, इसके जितने कंडीशंस थे स्लोप की बात कर। अब मैं बात करूंगा लाइन के अलग अलग फॉर्म के बारे में, उन फॉर्म के इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने स्लोप की बात की। अब मैं किसकी बात करूंगा? अलग अलग इक्वेशंस के बारे में। अब मैं बात करूंगा अलग अलग स्ट्रेट लाइन के
इक्वेशन के फॉर्म के बारे में, जो अलग अलग मतलब जनरली 4 फॉर्म होते हैं, तो 4 फॉर्म की बात करें, ठीक है। मतलब यहां से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए स्टेट लाइन। अलग अलग स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस है उनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा। जो मैं पहले फॉर्म की बात करूंगा, जो हमारा पहला फॉर्म होता है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बात समझ रहे हैं। देखो हाँ, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो मैंने बताया पहले, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसकी इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ध्यान दे लो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता दी क्या है हमें, x y जो हमारी एक्सिस है उनके बीच रिलेशन, बात समझ रहे हो, उनके बीच रिलेशन अगर जो इक्वेशन बताए फर्स्ट डिग्री के अलाउंग दैट वो जो इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बात समझ में आ रही है। ध्यान देना, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, बात समझ में आई। तो इसलिए इसके अलग अलग फॉर्म है। मैं पहले फॉर्म की बात करूंगा तो पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिए, मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। उसने बोला ये कोई लाइन गई, ये कोई लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन बताओ, बात समझ में आई। ये कोई लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन बताओ, किसमें, किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट। तो ध्यान दें, पहली बात तो मैं इसके स्लोप की बात करूंगा। मैंने कहा इसका स्लोप जो है वो m है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है m, और जितना डिस्टेंस ये कवर किया है वो c है, डिस्टेंस इसने जितना कवर किया है वो c है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में, जिसे जहां पे हमें स्लोप दिया हुआ है और y और x प्लेन में दिया हुआ है। तो ध्यान देना, जिस पर वो लाइन बने तो इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c होगा। mx स्लोप किसके अलोंग, x एक्सिस के पॉजिटिव, x के पॉजिटिव फॉर्म के पॉजिटिव साइड के अलोंग, और किसके y एक्सिस, y mx प्लस c क्या है हमारा, कितना इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, कितना इंटरसेप्ट, ये होता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m हमारा क्या है, स्लोप है, c हमारा कितना इंटरसेप्ट है। मैं बात करूंगा अगर यही इक्वेशन जो जी उससे जाएगी ओरिजिन से, तो हमारा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ में आई। ये पहला फॉर्म था हमारा, क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरे फॉर्म की बात करूंगा मैं, तो वो होता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट फॉर्म मतलब किसी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है। मतलब मैंने कहा ये कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन खींची गई, पॉइंट हमारा x1 और y1 है, ये x और y प्लेन में ही है, मान लो ये x और ये y प्लेन है, बात समझ रहे हो, x और y प्लेन में है, ये यहां से जा रहे हैं, बात समझना, x और y प्लेन में ही बता रहा हूं। तब इसकी इक्वेशन क्या होगी, तब हमें जो हमारी इसकी किसी पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन जो मिलती है वो मिलती है x y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्या मिलती है, किसी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन जो होता है वो मिलता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप है हमारा, m क्या है, स्लोप है x माइनस x1, ठीक है। किसी पॉइंट फॉर्म की बात, दो फॉर्म की बात हो गई। अब तीसरे की बात करूंगा, टू पॉइंट फॉर्म। अगर दो पॉइंट से होकर जा रही है लाइन हमारी, तब क्या होता है लाइन का इक्वेशन। अगर 2 पॉइंट मतलब मैंने कहा एक पॉइंट x1 और y1 है और दूसरा पॉइंट x2 और y2 है,
तब इससे जाने वाली ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है, इसी m की वैल्यू जो हमने निकाली थी भाई हमें पुट कर देना है, तो यहाँ से निकलता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये होती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म, किसी 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा मतलब लाइन का इक्वेशन। हमें m की वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना। वैसे मैं बात करूं तो वैसे इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं x y1 x1 y11 x2 y2, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इज इक्वल टू 0 ये होती है इसकी, इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, यही है। तो 2 पॉइंट फॉर्म। चौथे और लास्ट फॉर्म की बात करूंगा, तो चौथा और जो लास्ट फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म इसका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। किसकी? इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इसको देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये हमारा x और y प्लेन है, ये x और y प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है। मैंने कहा ये कोई लाइन है, इस ये लाइन जो है, यही लाइन, इसी लाइन की इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो इस लाइन, मैंने कहा ये पॉइंट A है या ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है मैंने कहा, और इसका ये इसको A मैंने कह दिया कि इसको A में A इंटरसेप्ट किया, मतलब A पार्ट टाइम A टाइम डिवाइड किया। बात समझ रहे हो? इतना A हिस्से में डिवाइड किया और इसको B हिस्से में डिवाइड, तब हमें इक्वेशन क्या मिलती है इस लाइन की। और इसका फिर हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, A और 0, और इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0 और B। ये मिलेगा इसका कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट हमें 0 और B, और B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा A और 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो यही इंटरसेप्ट फॉर्म बताता है। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और मैं बात करूं अगर इस लाइन की ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, ए बी की लेंथ की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगा लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मैं अगर इस एरिया के, इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो एरिया में क्या मिलेगा, हाफ ओ ए इंटू ओ बी। बात समझ में? ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे मैं उनके बारे में बात किया, ठीक है। अब इनके और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं, और भी क्या है इसमें स्ट्रेट लाइन में, वो भी देखते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते, ज्यादा ये होते नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, आपको जानना जरूरी है। पांचवे की बात मैं किसकी करूंगा, नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म का मैंने कहा ये हमारा x और y प्लेन है, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, यहां से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से, इसकी है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये हमारा पॉइंट है, मैंने कहा ये ले लिया A, ये ले लिया B। इसकी लेंथ हमने क्या ले ली P, और ये जो हमारा एंगल बना वो अल्फा। इसकी लेंथ क्या ले ली हमने, P ले ली, और ये एंगल जो बना वो अल्फा बना। तो नॉर्मल फॉर्म में कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो जो इस लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x इंटू cos अल्फा, cos अल्फा, cos अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू ये है जो हमारा वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा टू p क्या है, लेंथ। ये नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन। बात समझ में आई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसके लिए इक्वेशन क्लियर हुई। अब मैं बात करूंगा पैरामीट्रिक की। पैरामीट्रिक में कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बोला है, उसमें क्या किया था, जो अभी मैंने तीसरी बात की थी यार, इस पे पोलर कोऑर्डिनेट में क्या देखा था, x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है, पैरामीट्रिक में वही cos थीटा थीटा के अराउंड हो जाता है। तो क्या होता है, जितने पॉइंट बड़े रहते हैं उसको लेते हैं। मतलब अगर मैंने कहा x में से h मैंने हटा दिया, उतना पॉइंट h लिया हुआ है। जैसे मैंने कहा यहाँ से मैंने ये यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा। ऐसे x माइनस, जैसे वहां पे 0 था, ओरिजिन से था, वो मैंने जब उसकी बात किया था, जब वहां पे मैंने बात किया था पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ओरिजिन से था जो हमारा स्लोप बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, वो h लेंथ ले रहा है। यहाँ पे क्या ले रहा है, मैंने कहा h माइनस x माइनस y माइनस k इक्वल टू r साइन। बात समझ रहे हो? यहाँ से r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी,
x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा और r की वैल्यू क्या मिलेगी y माइनस के अपॉन साइन। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं उस लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, ये थी हमारी अलग अलग फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब ठीक करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच एंगल की बात करेंगे। मैंने कहा दो लाइन हमें दिया हुआ है, y इज इक्वल टू m1x प्लस सी और y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। पहली लाइन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू m1x प्लस सी, दूसरी लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा के यहाँ से जो मिलता है वो मिलता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। बात समझ में आ रही है? tan थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी tan इनवर्स। देखो क्योंकि दो लाइन है तो दो एंगल, मतलब दो एंगल फॉर्म करेंगी, इसलिए हम यहाँ पे एक्यूट एंगल ही लेते हैं। एक्यूट एंगल लेंगे तो फिर हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। अगर मैं बात करूं ये हमें दो लाइंस के बीच के एंगल, ये का फार्मूला होता है। मैं बात करूं अगर हमें तीन कोई लाइन दी है L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0, ये कोई तीन लाइन है और इसके जो स्लोप्स है वो है L1 के m1 है और इसका m2 है और इसका m3 है। यहाँ पर अगर m1 कंडीशन दी हुई है, m1 m2 और m3 में कंडीशन दी हुई है कि m1 ग्रेटर देन m2, m2 ग्रेटर देन m3, तो तीनों में ये कंडीशन दी हुई है, ये रिलेशन दिया हुआ है कि m1 जो है m2 से बड़ा है, m2 क्या है m3 से बड़ा है। तब जो एंगल होगा उस ट्रायंगल का जो फॉर्म बनेगा, मैंने कहा ए बी सी, इस लाइन से जो मैंने कहा ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, यहाँ पे tan A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan B की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। और tan C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3। बात समझ में आई इतनी? ये मैंने एंगल की बात की कि जब ये एंगल आएंगे किसी टू लाइन्स या थ्री लाइन्स में तब मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो ये था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्लियर? मैंने एंगल की बात की, अब मैं बात करता हूं। हमें दो लाइन दे दी तो वो लाइन कब पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी। मैंने कहा कि कोई दो लाइन हमें दिया, अगर मुझे दो लाइन कोई दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमें दो लाइन दे दिया। तो ये लाइन कब पैरेलल होंगी? दीज लाइन्स आर व्हेन, कब ये पैरेलल होंगी? ठीक है, कब पैरेलल होंगी? अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तब ध्यान देना ये लाइन्स पैरेलल होंगी। परपेंडिकुलर कब होंगी? ये परपेंडिकुलर तब होंगी जब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। कोइंसिडेंट कब होंगी? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1। जब क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब ये लाइंस ऐसे ही इस फॉर्म में होंगी। पैरेलल ये कंडीशन, परपेंडिकुलर ये कंडीशन, कोइंसिडेंट ये कंडीशन। इतनी बात क्लियर हुई? तो आगे ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। मतलब कोई लाइन दी हुई है
उसकी इक्वेशन और हमें उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा कोई लाइन है ax + by + c = 0, ये हमें कोई लाइन दी और बोला इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इसके पैरेलल अगर पैरेलल है तो मैंने बताया था पैरेलल के लिए क्या होता है कि हमारा स्लोप क्या होता है, सेम होता है। इसलिए इसकी जो इक्वेशन, जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन आएगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी ax + by + c की जगह दूसरा कोई कांस्टेंट रहेगा + लैम्डा = 0। और ये जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो हमें कोई पॉइंट दिया रहेगा, उसको हम कुछ अपना करके दिखाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, वैसे निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं। बात समझ में, वो भी यहीं से निकलेगी। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो निकलेगी, मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर की लाइन जो होगी b का कोफिशिएंट a में a की जगह आएगा, मतलब y का कोफिशिएंट x का बन जाएगा, x का y का बन जाएगा, उनके बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर के इक्वेशन की बात करूं इस लाइन के अलोंग, तब इसकी इक्वेशन परपेंडिकुलर की हो जाएगी bx - ay प्लस जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, मैंने k ले लिया = 0, k की वैल्यू दी हमें, उसी टर्म पे हमें कोई पॉइंट दिया रहेगा वो मिलेगा। ये हमारी क्या हुई, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये मैंने बताया जब कोई पैरेलल और परपेंडिकुलर का इक्वेशन किसी लाइन के अलोंग पैरेलल और परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या हो, ठीक है। अगर ऐसे किसी स्ट्रेट लाइन से दूसरे स्ट्रेट लाइन से एंगल बनाने का इक्वेशन क्या होगा, जैसे मैंने कहा कोई पॉइंट x1 y1 है, कोई पॉइंट x1 y1 है, इससे कोई जो है, इससे कोई लाइन जा रही है और कोई लाइन हमारा बना हुआ है, जैसे मैंने कहा ये लाइन है, तो ये जो है अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो लाइन की इक्वेशन होगी यहाँ से y - y1 = ये हो जाएगा हमारा m1 ± tan अल्फा अपॉन 1 + 1 - m1 tan अल्फा या m tan अल्फा जो इनटू y x - x। बात समझ में, ये इक्वेशन जनरली पूछता नहीं, एडवांस का इक्वेशन है इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। ऐसा कंडीशन आता है तभी। क्लियर करूंगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हम खींचेंगे किसी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के अलोंग मैंने कहा कोई पॉइंट हमने ले लिया और किसी लाइन पर हमने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, फिर इसकी लेंथ के बारे में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। बात समझ रहे हो, मैंने कहा ये कोई लाइन है ए बी, इसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0 और ये पॉइंट है हमारा x1 और y1। बात समझ, ये पॉइंट है हमारा x1 और y1। तो ये लाइन, ये लेंथ, यही लेंथ पूछी, समझ रहे हो ना। इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने और यही लेंथ पूछ रहा है। इस लेंथ की, इसकी लेंथ क्या होगी, ध्यान देना। इसकी जो लेंथ होती है p, वो आती है, क्योंकि पॉजिटिव होती है इसलिए मैं मॉड लगा दे रहा हूं, पॉजिटिव। यही जो x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे x1 और y1 पुट कर देंगे। मतलब इसकी लेंथ क्या आएगी, ax1 + by1 + c अपॉन √ x का कोफिशिएंट a² + y का कोफिशिएंट, ये होती है क्या, लेंथ। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जिस पॉइंट से वो खींची गई है परपेंडिकुलर उस लाइन पर, उस पॉइंट को हम उस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, नीचे x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर + y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का। क्लियर, ये इतनी बात है। मैं बोलूं कि अगर यही ओरिजिन से आ रही है,
मैं अगर बोल दूं ओरिजिन से आ रही है तो P इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा C अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ C बात समझ गए, क्योंकि x और y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा पार्ट 0, C अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में? ये हुई अगर किसी परपेंडिकुलर की हमें लाइन की परपेंडिकुलर लाइन लेंथ जाननी है तब, किसी लाइन के अलोंग, ठीक है। ये तो मैंने लेंथ निकाली परपेंडिकुलर किसी लाइन के अलोंग। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे ये बता दो, ध्यान देना। जैसे मैंने कह दिया ये कोई दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे दिया इक्वेशन। ये तो इसकी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, मैंने डिस्टेंस को p से डिनोट कर दिया, वो होता है मॉड में क्योंकि पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन रूट में a स्क्वायर, c1 माइनस c2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो आगे देखो। दूसरी चीज ध्यान देखो, किसी पैरेललोग्राम का एरिया हमें अगर निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो वो होता है जनरली p1 p2 अपॉन साइन थीटा। लेकिन अगर हमें पैरेललोग्राम में जो है चार हमारे पास साइड्स रहेंगी तो चार में से दो मतलब दो ऐसी लाइन रहेंगी जो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो पैरेलल रहेंगे मतलब उनके कांस्टेंट अलग होंगे। कांस्टेंट मतलब मैंने कहा c1 c2 और d1 d2, मैंने दो कांस्टेंट चार कांस्टेंट ले लिए। और क्या होंगे d1 d2 को मैंने कहा कि अलग अलग उसके स्लोप होंगे। मैंने कहा एक का स्लोप m1 है जिसके मतलब दो के स्लोप सेम होंगे, दो के स्लोप सेम होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस रहेंगी पैरेललोग्राम में, ठीक है, जिसे समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो उसका जो एरिया आएगा वो आएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसा ध्यान दें। बात समझ में आई? ये पैरेललोग्राम का एरिया है, ठीक है। तो इतना ध्यान दिए लो, इतना ही है इसमें। अब मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका लास्ट टॉपिक है कॉन्करेंसी ऑफ द लाइन। उस पे प्रॉब्लम्स कभी कभी पूछते हैं, क्या कभी कभी क्या पूछते ही है। और भी लाइंस में है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है, लेकिन वो सब एडवांस के टॉपिक है। मैं एडवांस का सिलेबस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी एडवांस में हम जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर जे मेंस के बारे में बताऊंगा। भाई फिर जे मेंस का हमारा लास्ट सेक्शन है कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस। कॉन्करेंसी की बात करेंगे और जो सर्कमसेंटर एक्सेंटर ट्रायंगल की जो बात थी पूरी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जब हम कवर करेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ किसकी? कॉन्करेंसी ऑफ द लाइन की, और प्रॉब्लम्स पे हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलते हैं पढ़ते हैं। किसकी बात करूंगा मैं? कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। हिंदी में बोला जाता है इसे संगम। लाइन कब कॉन्करेंट हूं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ए बी सी डी ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है। इसी पे जेमेंस में आ चुके हैं फिर इसके क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा। कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस क्या होती है? पहली बात इसकी कंडीशंस होती हैं कब लाइंस कॉन्करेंट हों। तीन लाइन की कॉन्करेंसी हम यहाँ स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। मैंने कहा कोई तीन लाइन हमें दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड लाइन है हमारा a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये लाइंस कब कॉन्करेंट होंगी, ठीक है। तो ध्यान देना, पहली कंडीशन जो होती है कॉन्करेंसी, कंडीशन फर्स्ट जो जनरली यूज करते हैं, इनका डिटरमिनेंट 0 होगा कोफिशिएंट का। मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा इनका? 0 होगा। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। बात समझ में? ये तो पहली कंडीशन है। जब कॉन्करेंट होगी लाइन, अगर ये तीनों कब होंगी? जब इनका डिटरमिनेंट कोफिशिएंट का क्या होगा? x और y का 0 होगा तीनों लाइन। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कंडीशन सेकंड, क्या होती है कॉन्करेंट होने की? कि इन दोनों किसी दो इक्वेशन, किसी दो लाइन को हम एक दूसरे, इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहां से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं।
to find the value of x and y from solving the equations, any two equations in given three equation. अगर मतलब तीनों इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करते हैं, वहां से x और y की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम उसी x और y की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिस इक्वेशन को हमने नहीं लिया है उनमें सॉल्व करते हैं। मतलब मैंने कहा अगर इन दोनों को लेकर मैं x और y की वैल्यू निकाला तो x और y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है x और y की वैल्यू, देन लाइंस क्या है हमारी, कौन करेंगे। बात समझ में, दो कंडीशन बताई मैंने कॉन्करेंसी, डिटर्मिनेंट और ये, ठीक है, ये थी कॉन्करेंसी। और भी जो जनरल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको बता दे रहा हूं, काम खत्म पूरा स्ट्रेट लाइन की। मैं बता दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका एडवांस का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सिस एडवांस का टॉपिक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान देना, इसलिए इसको पढ़ो ही मत, नहीं दिमाग डिस्टर्ब होगा। एडवांस का जब आएगा सिलेबस एडवांस में पढ़ो, छोटी छोटी चीजें और जो भी चीजें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। देखो फैमिली ऑफ लाइंस कुछ नहीं, मैंने कहा P कोई लाइन है और Q कोई लाइन, इन्हें मैं डिनोट करना है तो मैंने P की लाइन कह दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लाइन है, Q जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 फैमिली ऑफ लाइन में क्या करते हैं P प्लस लैम्डा Q, लैम्डा क्या है हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा Q इक्वल टू 0, और जो हमारी जो और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती है वहीं से हम P और Q को रख देते हैं, P Q की वैल्यू यहाँ रखते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, फिर लैम्डा की वैल्यू से हम फिर फैमिली ऑफ लाइन बना देते हैं, तो वही इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ये होती है फैमिली ऑफ लाइन। टोटल स्ट्रेट लाइन खत्म होती हुई जेईई मेंस के सिलेबस की बात समझ गई। अब हम इसके क्वेश्चन पे अभी बात नहीं करेंगे, ध्यान देना, अभी मैं इसके क्वेश्चंस पे बात नहीं करूंगा, बात करूंगा इसके क्वेश्चन पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर वहीं पर मैं सर्कल भी कवर करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसकी थियरी इतनी थी, तो वहीं पे मैं सर्कल भी कवर करूंगा उसी वीडियो में, और उसकी सर्कल की भी जो प्रॉब्लम होगी इसी के साथ लूंगा, स्ट्रेट लाइन के साथ ही मैं सर्कल की भी प्रॉब्लम क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा वो हमारे सबके लिए, ठीक है। तो अभी मैंने स्ट्रेट लाइन खत्म की, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द डालूंगा, टेंशन मत लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तीनों काम किया, ठीक है। ये चीज़ इससे मुझे भी थोड़ा, और जो प्रॉब्लम्स हो आपको कमेंट में बताओ, क्लियर है ना, ठीक है, जो भी होता रहता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ठीक है। बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।